प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी। ये अध्याय 5 है जिसका नाम है नागरी लिपि, जिनके लेखक हैं गुणाकर मूले। तो चलिए इस अध्याय का हम पहले सारांश समझते हैं और फिर जो है सो इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से जो भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का उत्तर भी हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। और यदि इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, या तो फिर आप प्ले लिस्ट में भी जा करके बारी बारी से सभी चैप्टर को देख सकते हैं। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह पाठ एक निबंध है, ठीक है ना। ये जो हमारा पाठ का नाम है नागरी लिपि, ये क्या है, एक निबंध है जो लेखक की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है ना। हमारे जो लेखक हैं गुणाकर मूले, है ना। तो लेखक के एक पुस्तक है, उनके पुस्तक का नाम है भारतीय लिपियों की कहानी, है ना। उन्हीं से ये जो सो लिया गया है ये निबंध, जिनका नाम है नागरी लिपि, ठीक है। चलिए अब देखिए, बात शुरू होती है कि इसमें हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी, है ना। जैसा कि आप भी जान रहे होंगे कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। तो हिंदी की लिपि देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है ना। इसमें हम लोग ये जानने वाले हैं कि हमारा हिंदी का जो लिपि है देवनागरी, है ना, वो ऐतिहासिक विकास में किस प्रकार से वो अपना काम किया है ना। ये लिपि हमारी देवनागरी लिपि, उसी का विकास को लेकर के हम लोग रूपरेखा को समझने वाले हैं इस चैप्टर में। चलिए देखिए, आगे कहता है कि करीब 2 सदी पहले, है ना, 2 सदी पहले ही पहली बार इस लिपि के टाइप बने और पुस्तकें छपने लगी, है ना। ये जो हमारे देवनागरी लिपि है ना, लगभग आज से करीब 2 सदी पहले ही क्या हुआ, पहली बार इस लिपि से यानी देवनागरी लिपि से जो सो क्या हुआ कि टाइप बने, है ना। जो टाइपिंग होती है ना, वो टाइप बनना शुरू हो गया और पुस्तकें छपने शुरू हो गई आज से 2 सदी पहले, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे आपके सामने लिखा हुआ है कि इसीलिए इसके अक्षरों में क्या आ गई, स्थिरता आ गई। पहले इसमें स्थिरता नहीं थी, है ना, वो कभी परिवर्तन होते रह रहा था, परंतु जब इसकी किताब छपने लगी, है ना, तब से ही क्या हो गई, और जब टाइपिंग होना शुरू हो गया देवनागरी लिपि में, तब से ही क्या हुआ, इस अक्षरों में स्थिरता आ गई, है ना। कहा जा रहा है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां यानी अनेकों प्रकार की जो बोलियां और भी है ना, तो वो सभी जो है सो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाल की नेपाली, है ना, नेपाल में बोली जाने वाली जो भाषा है वो नेपाली, है ना। साथ ही साथ नेवारी एवं मराठी भाषाएं, ये सभी जो सो इस लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में, देवनागरी लिपि में, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। आगे क्या कहता है कि गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि, है ना। गुप्त काल में, है ना, जब हम लोग इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें गुप्त का काल था, है ना, समय काल, गुप्त काल। तो उस टाइम पे जो है ब्राह्मी लिपि तथा सिद्धम लिपि, है ना, इसके अक्षरों के सिरों पर, जो हम लोग अक्षर लिखते हैं उसके ऊपरी सिरों पर, है ना, छोटी आड़ी लकीरें हैं, ठीक है ना। जब हम लोग देखते हैं तो ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि, इन दोनों के अक्षरों के सिरों पर छोटी सी आड़ी लकीरें होती थी, ठीक है। लेकिन नागरी लिपि में, नागरी लिपि यानी कि देवनागरी लिपि की पहचान क्या है भाई, तो इसका पहचान है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है। जैसा कि आपके सामने जो ये लिखा हुआ है, ये देखिए जहाँ से हम लोग लिख रहे हैं, ये जैसे लकीरें लिखी हुई है, तो देखिए लकीरें में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एक लाइन खींची हुई है। जितने आप देख रहे हैं ये सभी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो क्या है कि हम लोग जब भी देवनागरी लिपि लिखते हैं, हम लोग का जो भाषा है हिंदी, है ना, जब हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो ऊपर में क्या करते हैं, जहाँ तक उसका सीमा रहता है ना, अक्षरों का, वहाँ तक पूरे क्या करते हैं, ऊपर में एक क्या करते हैं, लकीर खींच देते हैं, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि हमारे नागरी लिपि की जो पहचान है, इसके अक्षरों के सिरों पर क्या होती है, पूरी लकीरें बनी होती है, ठीक है ना। और ये सिरों, ये जो सिरा होती है ऊपर में, उसकी जो रेखा है उतनी ही लंबी रहती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है ना। जितना आप देख पा रहे होंगे, जितना अक्षर की चौड़ाई है उतना ही उसके ऊपर क्या है, लंबाई खिंची हुई रहती है ना, वो ऊपर में रेखा, ठीक है। आगे देखिए,
आगे कहता है कि 8वीं 9वीं सदी से, है ना, 8वीं एवं 9वीं सदी से ही नागरी लिपि का प्रचलन क्या हुआ, पूरे देश में फैल गई, है ना। 8वीं और 9वीं सदी से ही नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। कहने का अर्थ यही है कि पूरी तरीके से क्या हुआ, 8वीं 9वीं सदी में हमारी देवनागरी लिपि क्या हुई, पूरी उसकी जो प्रचलन है वो बिल्कुल हमारे देश में क्या हुआ, फैल चुका था। ठीक है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है, देखिए आगे आपके सामने लिखा हुआ है कि प्राचीन समय में काशी देवनागरी थी, है ना। ये जो काशी है ना वो क्या थी, देवनागरी थी। तो इसी कारण से संभवतः क्या हुआ कि वहाँ की प्रयुक्त ये प्रयोग में लाए जाने वाले जो लिपि थी वो देवनागरी कहलाई। ठीक है ना। और साथ ही साथ लंका के सिक्के पर, है ना, जो हमारे लंका है, श्रीलंका, है ना, वहाँ के सिक्के पर भी जैसो देखा गया था कि वहाँ भी नागरी अक्षरों का, है ना, वहाँ से भी क्या हुआ, ये चीज़ें प्राप्त हुई। यानी कि नागरी लिपि जो है हमारा देवनागरी लिपि वहाँ के सिक्कों पर भी मिलते हैं। ठीक है ना। कहाँ पे, लंका में, यानी श्रीलंका में। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि इसका प्रचलन 12वीं सदी से पूरे देश में क्या हुआ, फैल चुका था, है ना। यानी कि इसका देवनागरी लिपि का जो प्रचलन है ये पूरी तरीके से हमारी 12वीं सदी में क्या हुआ, पूरे भारत में क्या हुआ, फैल चुका था। ठीक है। तो प्रिय बच्चों, यहाँ पे ये जो है मेरा सारांश समाप्त होता है। अब आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इस चैप्टर से जितने भी आपके परीक्षा में इम्पोर्टेंट जो भी प्रश्न बनते हैं उनका सहित उत्तर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए, आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है। यदि आप ये सारांश को एकाग्रता और ध्यानपूर्वक से अगर आप समझ रहे होंगे तो शायद ये प्रश्न आपको समझना बिल्कुल क्या होगा, इसका उत्तर आसान हो जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि प्रश्न आपके सामने है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, तो इसका उत्तर होगा कि ये जो हमारा देवनागरी लिपि है यानी नागरी लिपि के जब से टाइप बनने लगे और पुस्तक छपने लगी, है ना, तब से ही इसमें क्या आ गई, स्थिरता आ गई। ठीक है। बिल्कुल साधारण वो आसान भाषा में सिंपल जवाब यही होगा इसका। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है ना। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, आपने सारांश में भी पढ़ा होगा। चलिए देखिए उत्तर इसका होगा कि देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, नेपाली, नेवारी, मराठी, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, गुजराती, मगही, ये आदि भाषाओं का प्रयोग हम लोग देवनागरी लिपि के अंतर्गत करते हैं। ठीक है ना। यही सब भाषा लिखी जाती है। चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि ब्राह्मी और सिद्धम लिपि, जैसा कि आपने सारांश में भी पढ़ रहा था, है ना, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि, है ना, की जो मुख्य पहचान है वो क्या है। तो देखिए ब्राह्मी और सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें होती है ना, और ठोस तिकोन होता है, लेकिन नागरी लिपि के अक्षरों पर लंबी लकीरें होती है ना, और अक्षरों की चौड़ाई जितनी होती है, जितनी अक्षर की चौड़ाई होती है ना उतनी ऊपर में एक लकीर खींची हुई होती है ना, इसी के अनुरूप क्या होती है, ऊपर रहती है। जितनी उसकी चौड़ाई होती है उतने ऊपर में लकीरें खींची हुई होती है। तो आपने अंतर समझ गया कि ब्राह्मी और सिद्धम लिपि के साथ नागरी लिपि का, है ना, कि पहचान किस प्रकार से हम लोग कर पाएंगे। ठीक है। तो देखा आपने, ये आपके सामने 3 प्रश्न था जो कि इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट था परीक्षा की दृष्टि से, है ना। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कर बताइएगा, है ना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे कि उन विद्यार्थियों तक भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।